नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ध्वनि, वर्ण या अक्षर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दृष्टि डाली थी। आज हम पढ़ेंगे कि ध्वनि, वर्ण तथा अक्षर में क्या अंतर होता है और क्या समानताएं होती हैं। देखिए, आमतौर पर अगर कहा जाए तो ध्वनि, वर्ण तथा अक्षर एक ही चीज मानी जाती है, सामान्य तौर पर मानी जाती है। ये याद रखिएगा, असल में वर्ण में, ध्वनि में तथा अक्षर में अंतर होता है। और हम इनको एक मान क्यों लेते हैं? वो इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारी जो लिपि है वो अक्षरात्मक है, अर्थात अक्षर प्रधान लिपि है। जैसे हमारे यहाँ स्वरों की मात्राएं लिखी जाती हैं और अंग्रेजी में वर्णों को सीधे सीधे लिखा जाता है, इसीलिए हम वर्ण को, अक्षर को तथा ध्वनि को एक ही चीज मान लेते हैं। और आप देखेंगे YouTube पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे वर्णमाला से संबंधित, वर्ण से संबंधित, कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, तो वो उल्टा सीधा आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं इनके अंतर आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा एक मैं बात लिखूंगा, ठीक, उसको देखिएगा कि प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं है, ठीक, और प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं होता। क्या आप मानेंगे इस बात को? ठीक, आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। जब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे तब आप खुद कहेंगे कि हाँ सर जी, प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती और प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं होता। मेरा वीडियो समाप्त होने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि की। ठीक, देखिए होता क्या है कि हम YouTube पर आते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पर बहुत से यूट्यूबरों ने अपना धंधा बना रखा है। वो ये सोचते हैं कि हमसे जो पढ़ने आ रहा है वो एक भोला भाला विद्यार्थी है और उसको वो मूर्ख बना देते हैं, और भोले वाले विद्यार्थी उन पर विश्वास कर लेते हैं। कारण है कि वो अभी अनभिज्ञ हैं, वो कोरी स्लेट हैं, और कोरी स्लेट पर आप जो लिखोगे वो उस पर छप जाता है। ठीक, लेकिन वो ये भूल जाते हैं यूट्यूबर्स, बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे चैनल, मैं सभी सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ, कि वो ये सोचते हैं कि हमारे वीडियो भोले वाले स्टूडेंट ही देख रहे हैं। असल में उसको कुछ विद्वान भी देखते हैं और फिर उनकी कमियां निकालते हैं। ठीक, जैसे मैंने भी कईयों के बताया, उनको समझाया कि सर आप इस तरीके से मत पढ़ाइए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो कुछ यूट्यूबर तो ऐसे हैं कि वो कोई जवाब नहीं देते, कोई जवाब ही नहीं देते, और कुछ ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उधर से गालियां आने लग जाती हैं। तो यानी कि उनका मकसद केवल बच्चों को पैसा पैदा करना है, उनका मकसद ये नहीं है कि विद्यार्थी कुछ अच्छी तरीके से सीख जाएं। और जब विद्यार्थियों का पेपर में गलत होता है प्रश्न, तब वो जाकर सोचते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं ध्वनि की। ठीक, ध्वनि जिसको अंग्रेजी में साउंड बोला जाता है। ठीक, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जो हमारे मुख से उच्चारित होती है। बात समझ में आई कि ध्वनि क्या है? जो हमारे मुख से उच्चारित होता है वही क्या है? ध्वनि है। अगर हम ध्वनि की परिभाषा वैसे दें तो ध्वनि क्या है? देखिए, ये जो मैंने आवाज करी, यही क्या है? ध्वनि है। तो दो वस्तुओं के टकराने से जो आवाज उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक, अब मैंने बोला अ, मैंने अ को तो लिख दिया, क्या आप इसको लिख पाएंगे? लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो क्या ये ध्वनि वर्ण है? क्या ये ध्वनि वर्ण है? आप बताइए, नहीं है ना? तो ये बात मेरी यहां तक सही हो गई कि प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं है। बात क्लियर हो गई। अगर इसको मैं व्याकरण की दृष्टि से दिखाऊं तो आप एक शब्द बोलते हैं कन्हैया, क्या बोलते हैं? कन्हैया बोलते हैं ना, और एक तुम्हारा बोलते हैं ना। तुम्हारा में आप इस मां और हा को लिखते हैं। ये एक स्वतंत्र ध्वनि है, इकाई ध्वनि है, एक ध्वनि है, मह। लेकिन इसको लिखने के लिए हमारी हिंदी में कोई वर्ण नहीं होता।
तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती, ये बात आपकी साबित हो गई। ठीक है, तो ध्वनि की परिभाषा हमने क्या निकाली थी कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो हमारे मुख से उच्चारित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक, ध्वनि को हम स्वनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वनिम। ध्वनि का दूसरा नाम क्या है, स्वनिम है। ठीक, बात समझ में आ गई। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं वर्ण की। ध्वनि तक बात हो गई आपकी क्लियर। वर्ण, देखिए वर्ण को समझने से पहले आप स्वर और व्यंजन वर्णों को समझ लीजिए। ठीक, ध्वनि या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। क्योंकि अभी आपके सामने एक समस्या आएगी, आप मुझसे बोलोगे उस बात को, क्या बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्ण के प्रकार हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, और व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको उच्चारण करने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। वो समस्या क्या है जो आप मुझसे बोलोगे कि ध्वनि मैंने बोला क, ठीक, लेकिन इसको मैं ये लिख रहा हूं इस तरीके से, ये वर्ण है लेकिन इसका उच्चारण नहीं हो पा रहा। तो आप बहुत से मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट, कई सालों से समस्या रही है, वो कहते हैं कि सर जी आपने इसको वर्ण तो बोला है लेकिन इसका उच्चारण कहाँ हो रहा है, तो फिर ये ध्वनि कहाँ है। भाई ये ध्वनि भी है, वर्ण भी है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये कुछ भी नहीं होता, इसका अगर उच्चारण नहीं होता, तो फिर शब्द में परिवर्तन कैसे होता, शब्द कैसे बनते। फिर तो सभी में मात्राओं से क्या शब्द बना लेते आप, क्या स्वरों से शब्द बन जाते, नहीं ना, व्यंजनों से ही तो शब्द बनते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं वर्ण क्या है। वर्ण को लेटर बोला जाता है। मैं देखिए अंग्रेजी नाम क्यों लिख रहा हूं, जिससे अलग अलग आप इन चीजों को समझ सकें। वर्ण को क्या कहा जाता है, लेटर। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या है कि भाषा की ध्वनियों को, किसको, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या कहा जाए ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है, वर्ण है। यानी कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। सामान्य तौर पर किसी भी भाषा में 40 से 50 ध्वनियां होती हैं, लेकिन उतने ही वर्ण हो या ना हो ये उसकी लिपि पर आश्रित है। जैसे अगर हम बात करें अंग्रेजी में 40-50 ध्वनियां प्रयोग होती होंगी, लेकिन वहां पर वर्ण कितने, 26 ही हैं। अपने 52 वर्ण तो हैं। तो बात आपकी समझ में आई, वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे आपका अ, मैंने बोला, क्या बोला, अ, तो इसको लिखने के लिए हम हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं, आ, और यही अगर अंग्रेजी में लिखना है तो ए। तो दो बातें आपको मैं बताऊंगा। पहली बात ये कि ध्वनियां भाषाओं में समान होती हैं अधिकतर, लेकिन उनको लिखने के लिए जो लिपि चिन्ह प्रयोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इन्हीं लिपि चिन्हों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी दूसरी परिभाषा समझते हैं। पहली परिभाषा तो क्या है कि ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, और वर्ण भाषा की उस छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। बात समझ में आई, ध्वनि का हम खंड नहीं कर सकते, उसी तरीके से वर्ण का खंड भी नहीं हो सकता। ठीक, जैसे वर्ण क्या है कि वर्ण भाषा की उस छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने लिखा अ, मैंने लिखा ई, उ, क, ख, ग। अब देखिए मैं इनको क ख ग बोल जरूर रहा हूं, लेकिन इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी व्यंजन रूप में है। इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये व्यंजन है, तो इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो सकता। इनका हम कर सकते हैं, ये स्वर है, ये व्यंजन है। लेकिन अगर इन्हीं सभी की बात करी जाए तो ये सभी क्या है, वर्ण है। तो यहां तक आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, या भाषा की उस छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। बात यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं असली चीज पर, आपके अक्षर पर। अक्षर, अक्षर, मैं यदि अक्षर की बात करूं तो
सामान्य तौर पर जो अक्षर है इसके बारे में क्या पढ़ाते हैं बहुत से, ये भी लिखेंगे वो कि ध्वनि वर्ण और अक्षर में अंतर होता है, और परिभाषा भी देंगे कि जिसका क्षरण नहीं हो सकता वही क्या है अक्षर, और रटे पड़े हैं इसी परिभाषा को, इसी के आधार पर पूरी वर्णमाला को चलाए जा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं, सभी अक्षर वर्ण होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये जो अक्षर है इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो असल में इस अक्षर की परिभाषा को लेकर जो विद्वान लोग हैं उन्हीं में काफी मतभेद है, और इसी की समस्या खड़ी हो जाती है कि क्या परिभाषा इसकी मान है। लेकिन अगर हम भाषा विज्ञान की तरफ जाएं तो भाषा वैज्ञानिकों में इसकी एक ऐसी परिभाषा मिलती है जो लगभग एक समान सी है। तो मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं ये भोलानाथ तिवारी जी की हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित है और प्रमाणित हैं भोलानाथ तिवारी जी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अक्षर। देखिए, आमतौर पर अक्षर शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में? 4 अर्थों में होता है। पहला है इसका वर्ण के अर्थ में। किस में अर्थ में होता है? वर्ण के अर्थ में। वर्ण इसको हर्फ भी बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको लेटर कहते हैं। ये वही अर्थ है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वर्ण कोई अक्षर और अक्षर कोई वर्ण माना जाता है। ये इसका पहला अर्थ है। पहला अर्थ क्या माना जाता है कि अक्षर क्या है? अक्षर प्रत्येक वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ण हैं उतने ही अक्षर हैं। तो इसको कहा जाए सामान्यतः प्रत्येक वर्ण को ही अक्षर मानते हैं। बात यहां तक आपकी समझ में आई? दूसरा अर्थ देखते हैं। दूसरा अर्थ वो है कि जिसको चिल्ला चिल्ला के टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। ठीक, अक्षर यानी कि अक्षर अक्षर अर्थ में प्रयोग होता है और इसके 2 भाग कर दिए जाते हैं, क्षर और अ। क्षर की अगर बात करी जाए तो क्षर का अर्थ है क्षरण अर्थात झड़ना या टूटना, और अ का अर्थ है नहीं। अ एक उपसर्ग है जो क्षर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ है कि जिसका क्षरण ना हो। और संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र भी है, न क्षरति इति अक्षरा। अब देखिए समस्या कहां है। समस्या यह है कि ये जो सूत्र दिया गया है, न क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण ना हो, तो ये जो बात कही गई है ब्रह्मा जी के लिए कही गई है। यानी कि इस अक्षर का अर्थ क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्याय है ये अक्षर। क्या है? ब्रह्मा। जो ब्रह्मा जी हैं उनका पर्याय है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा क्या है? अनश्वर हैं, अक्षर हैं। अक्षर का मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका हम खंड नहीं कर सकते, वही क्या है? ब्रह्मा है। लेकिन इसको परिभाषा को ही किसमें शामिल कर लिया? अपनी वर्णमाला में शामिल कर लिया कि न क्षरति इति अक्षरा। और ये मानते क्या है कि इसके अनुसार परिभाषा तो आप समझ गए, न क्षरति अर्थात जिसका क्षरण ना हो वही अक्षर है। तो इस आधार पर वो भी यही बात कहते हैं कि जितने भी वर्ण हैं वो अक्षर हैं, अर्थात ये स्वर व व्यंजन दोनों को ही अक्षर मानते हैं। किस आधार पर? कि न क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण ना हो। जैसे अ का क्षरण नहीं होगा, ई का क्षरण नहीं होगा, उ का क्षरण नहीं होगा, क ख। देखिए उच्चारण जरूर कर रहा हूं मैं इनका, लेकिन देखिए इनके नीचे हलंत लग रहा है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। क ख ग आदि। क्यों? क्योंकि इनका क्षरण नहीं हो सकता। जैसा हमने वर्ण में पढ़ा था, वर्ण में क्या था कि वर्ण भाषा की उस लघुत्तम इकाई को कहते हैं या ध्वनि के उस रूप को वर्ण कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इनके भी टुकड़े नहीं हो सकते, तो इसीलिए आधार पर ये क्या कह देते हैं? न क्षरति इति अक्षरा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या है? आ, इसको तोड़ नहीं सकते क्या? हम तोड़ सकते हैं। तो ये परिभाषा जो है वो असल में ब्रह्मा के लिए प्रयोग हुई थी। और कहीं अर्थ तक मैं अगर इस परिभाषा को यहां पर प्रमाणित करने की बात करूं तो मैं इसमें 2 बातें बोलूंगा आपसे। यानी कि ये क्या कहते हैं कि सभी स्वर और व्यंजन क्या हैं? अक्षर हैं। ठीक, लेकिन अगर अक्षर की इस परिभाषा को मैं अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश करूं तो देखिए, जिसका मौखिक क्षरण ना हो, जिसका मौखिक क्षरण ना हो। मौखिक क्षरण कैसे? मतलब देखिए, हम जब भी किसी शब्द को उच्चारित करते हैं, ठीक, जैसे मैंने बोला राम, क्या बोला? राम। ठीक है, मैंने बोला कमरा, क्या बोला? कमरा।
ठीक है, शब्द किससे बनता है? वर्णों से बनता है। अब मैं कहूंगा शब्द किससे बनता है? अक्षरों से बनता है। चलो अक्षरों से पहले आप मान के चलिए मेरी बात को। चलो अक्षरों से हम मान के चलते हैं। आप इसको इस तरीके से तोड़िए कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, और हम जब उच्चारण करते भी हैं तो कमरा एक संग बोलता है ना, लेकिन कमरा को भी हम खंड में बोलते हैं। तो मैं इसको अगर अक्षरों में तोड़ूं तो क म और रा, आप इसको अलग अलग भी बोलोगे तो अर्थ वही आएगा, कमरा, कमरा, कमरा आ रहा है ना, और अलग अलग ही उच्चारित हो रहा है। तो ये क्या है? अक्षर है। और अक्षर का मतलब, अब इसका मौखिक रूप में हम और क्षरण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? और क्षरण नहीं कर सकते। और अगर क्षरण कर दिया तो फिर ये शब्द ही नहीं रहेगा और शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसको इस तरीके से बोलूं, क अ म अ र आ, ये मैंने क्या कर दिया? इसका वर्ण विच्छेद कर दिया। तो क्या इसका उच्चारण अगर आप करोगे तो कमरा अर्थ आएगा? देखो, क अ म अ र आ, र अ म, र आ म। अब ऐसा लग रहा है र और आम आपके सामने रखा हुआ है। तो बात समझ रहे हैं कि अक्षर क्या है? जिसका मौखिक क्षरण ना हो, या शब्द को एक हद तक तोड़ा जाता है, तोड़ा जा सकता है, और जिस हद तक तोड़ा जा सकता है वही हद क्या है? अक्षर है। और अगर उससे ज्यादा आप तोड़ दोगे तो या तो वो शब्द ही खत्म हो जाएगा या उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तो अक्षर बात समझ में आई? जिसका हम मौखिक क्षरण ना कर सकें वही क्या है? अक्षर है। किसके अनुसार? हम इस परिभाषा को भी प्रमाणित मान ले रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं मान रहे कि सभी स्वर व व्यंजन अक्षर होते हैं। तो हम क्या मान रहे हैं कि जिसका मौखिक क्षरण नहीं होता वही क्या है? अक्षर है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे अर्थ की ओर। ठीक, तीसरा अर्थ है इसका स्वरों के अर्थ में। स्वरों के अर्थ में किसको? अक्षर को लेते हैं स्वरों के अर्थ में। और ये मैं बात करूं तो मैं संस्कृत के अनुसार बात करूंगा। देखिए, संस्कृत ने सबसे पहले भाषा विज्ञान पढ़ाना शुरू किया था। सबसे पहले भाषा वैज्ञानिक इसमें निकल कर आए थे। तो स्वरों के अर्थ में वो अक्षर को मानते हैं कि वर्णमाला के सभी स्वर क्या हैं? अक्षर होते हैं। सबसे पहले इन्हीं ने ये बात बताई थी संस्कृत में कि सभी स्वर क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और इसीलिए इन्होंने स्वरों को दो भागों में, या अक्षरों को दो भागों में बांटा स्वरों के आधार पर। तो स्वर दो प्रकार के, या स्वराक्षर दो प्रकार के इन्होंने माने। पहला था समानाक्षर और दूसरा था संध्याक्षर। यानी कि स्वरों को इन्होंने दो भागों में बांटा, समानाक्षर और संध्याक्षर। इसमें आते हैं आपके मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ है, ई है, उ है और री है। और बाकी के जो संधि स्वर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। आ से लेकर आपका बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? संध्याक्षर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि संस्कृत में जब अक्षर को स्वर माना जाता है या स्वरों को अक्षर माना जाता है तो इसी के अर्थ में ये दो भागों में बांट देते हैं, समानाक्षर और संध्याक्षर। तो समानाक्षर क्या होते हैं? जब मूल स्वर होते हैं उन्हीं को समानाक्षर कह दिया जाता है, और जो संधि स्वर हैं उन्हीं को संध्याक्षर कह दिया जाता है। अब बात आती है चौथे अर्थ की, जो हम भाषा विज्ञान के आधार पर पढ़ेंगे। असल में यहीं से शुरू होती है वो कार्यवाही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा जो अक्षर प्रयोग होता है वो अर्थ है अक्षर। देखिए, ये तो आपको लग रहा है कि मैंने दोबारा से लिख दिया, लिखा जरूर दोबारा से है, लेकिन ये जो अर्थ है वो है सिलेबल के अर्थ में। सिलेबल, अक्षर को सिलेबल कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक, अगर इस अक्षर की बात करी जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अक्ष धन रा। किससे बना है? अक्ष धन रा। अक्ष क्या होता है? अक्ष होता है धुरी। धुरी जानते हैं क्या होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, मेन बिंदु, मुख्य केंद्र, उसी को क्या कहते हैं? धुरी कहते हैं। और धुरी को ही कह दिया जाता है स्वर। बात समझ में आ रही है? अक्षर क्या है? अक्षर है अक्ष धन रा। अक्ष माने धुरी वाला, अक्ष वाला या केंद्र वाला, उसी को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। और धुरी को ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात जिसमें स्वर शामिल हो या स्वतंत्र रूप से स्वर हो वही क्या है? अक्षर है। तो इनके अनुसार
सभी स्वर व स्वरांत व्यंजन क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ये भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार बता रहा हूं। सभी स्वर और स्वरांत व्यंजन, स्वरांत व्यंजन का मतलब कि जब किसी व्यंजन का अंत स्वर से हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। ये आपका अक्षर है और ये आपके वर्ण हैं। अब इस आ को हम वर्ण भी बोल सकते हैं और अक्षर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो व्यंजन है ये तब तक अक्षर नहीं बनेगा जब तक इसमें स्वर नहीं जुड़ जाएगा, अर्थात ये स्वरांत नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या नहीं कहलाएगा? अक्षर नहीं कहलाएगा। किसके आधार पर बात कर रहे हैं? भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर। मैं भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार बता रहा हूँ आपको। मैं कोई प्रमाणित आदमी नहीं हूँ, लेकिन भोलानाथ तिवारी जी प्रमाणित हैं, मैं उनके आधार पर बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको बस मुंह खोल के बस कुछ भी बोल दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बात। भोलानाथ की मैं परिभाषा भी दूंगा। भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं? अक्षर, अक्षर ध्वनि या एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों का वह इकाई है जिसका उच्चारण एक हृदय स्पंद या कहा जाए हार्ट पल्स से हो जाता है। बात समझ में आई? क्या होता है अक्षर? अक्षर एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनि की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक हृदय स्पंद से किया जा सकता है और जिसमें हमेशा एक स्वर जरूर होता है। बात समझ में आई? क्या होता है? स्वर जरूर होता है, जिसमें स्वर के साथ व्यंजन हो या ना हो, स्वर से पहले व्यंजन हो या स्वर के बाद में व्यंजन हो, उससे लेना देना नहीं है। चाहे स्वर के आगे व्यंजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्वर के बाद में व्यंजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और एक से अधिक व्यंजन हो सकते हैं और एक से अधिक व्यंजन नहीं भी हो सकते हैं। देख लेते हैं इसका हम एक उदाहरण। देखिए, जैसे उनके अनुसार सभी स्वर क्या हैं? अक्षर भी हैं, वर्ण भी हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक अक्षरी की बात करूंगा। ये सभी जितने भी मैं उदाहरण दूंगा एक अक्षर की बात करूंगा। अक्षर एक, देखिए अ है, ये क्या है? ये वर्ण भी है और अक्षर भी है। ठीक, तो यहां पर अगर हम कहें कि वर्ण कितने हैं? एक है, और अक्षर कितना है? एक है। तो परिभाषा के अनुसार स्वर स्वतंत्र रूप से भी अक्षर होते हैं और जब किसी व्यंजन के साथ मिल जाए तो भी क्या कहलाते हैं? अक्षर ही कहलाते हैं। उनसे आगे व्यंजन हो या ना हो, एक से अधिक हो या ना हो, वो सभी क्या है? अक्षर है। ठीक, मैं इसको लिख दूं का, तो इसमें देखिए क्या हो गया? व्यंजन और व्यंजन के बाद स्वर। लेकिन अक्षर कितने हैं? अक्षर एक और वर्ण दो। यहां अक्षर एक और वर्ण दो। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। काम। अब ये काम में तो आपको ये दो दो व्यंजन से दिखाई दे रहा है और मां में आ दिखाई दे रहा है। असल में उस मां के साथ जो आ लगा हुआ है, इस आ का उच्चारण कभी होता है कभी नहीं होता है। लिखित तौर पर तो इसमें आ है, लेकिन मौखिक तौर पर आ नहीं है। बोल के देखोगे आप, बोल के देख लो, पहले बोलो मां, बोल के देखो मां, मां बोल रहे हो आप, मां, आ की ध्वनि निकल रही है, मां आ रही है। ठीक, लेकिन जैसे ही आप इस शब्द को बोलोगे, बोलिए काम, क्या बोला? काम, काम, क्या आ की ध्वनि आ रही है? नहीं आ रही ना। आ रही है क्या? नहीं आ रही। फिर करके देख लीजिए आप, मां, 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 आ रही है? नहीं, वो आ की ध्वनि आ रही है, लेकिन जैसे आप बोलोगे काम तो आ की ध्वनि समाप्त हो गई। असल में आ उदासीन स्वर होता है। क्या होता है? उदासीन स्वर, अर्थात न्यूट्रल, अर्थात इसका उच्चारण कभी होता है कभी इसका उच्चारण नहीं होता है। कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ये बाद की बात है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, जैसे राम शब्द है, राम, अब राम में मां का उच्चारण के साथ में अ सम्मिलित नहीं है, लेकिन जैसे आप राम शब्द का प्रयोग किसी छंद में करेंगे तब राम का उच्चारण होगा। ठीक, राम भगत मन और बस जाके दुख लवलेश न सपने उतागे, तो राम वहां पर आ का उच्चारण है, लेकिन यहां जब हम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं तो राम में आ का उच्चारण नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ये काम है, इसमें देखिए व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक, यहां पर काम का जो उच्चारण है वो ये है, लिखित रूप में यही आएगा, और इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें असम्मिलित है, लेकिन मौखिक तौर पर असम्मिलित इसमें नहीं है। तो उच्चारण क्या है? काम।
अब यहाँ अक्षर कितने हैं? अक्षर एक ही है। क्यों? क्योंकि धुरी मैंने क्या बताया था? स्वर बताया था। धुरी अर्थात केंद्र बिंदु स्वर होना चाहिए। इसी स्वर के आधार पर ही इन दोनों व्यंजनों का उच्चारण टिका हुआ है। जैसे का उच्चारण आ पर और फिर इस मां का उच्चारण भी इसी आ पर है। क्यों? क्योंकि इसके साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा ना। तो अक्षर कितने? एक है, लेकिन वर्ण कितने हो गए? वर्ण हो गए आपके 3 हो गए। और देखते हैं, देखिए प्यार। अब देखिए र बोल रहे, आ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन आप प्यार बोल के देखिए, प्यार प्यार, आ का उच्चारण आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो इसका जो उच्चारण है वो क्या है? उच्चारण ये है इसका। अब यह देखते हैं है क्या? व्यंजन व्यंजन स्वर व्यंजन। तो कितने हो गए? अक्षर एक ही है, लेकिन वर्ण 4 हो गए। ठीक, एक और देख लेते हैं। प्राप्त। त अ का उच्चारण हो रहा है ना, त हो रहा है त, लेकिन प्राप्त प्राप्त अ बोल रहा है, नहीं हो रहा। तो देखिए व्यंजन व्यंजन स्वर व्यंजन व्यंजन, कितने हो गए यहां पर? इधर आ जाइए। इसका जो उच्चारण है वो क्या है? प्राप्त। अक्षर कितने हैं? अक्षर एक ही है, लेकिन वर्ण यहां 5 हैं। ये मैं भाषा विज्ञान के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बात यहां तक आपकी समझ में आई? देखिए हमारी जो हिंदी है इसमें ज्यादातर शब्द एकाक्षरी ही हैं। कितने? एकाक्षरी ही हैं, लेकिन 2 अक्षरी भी कभी कभी मिल जाते हैं, 3 अक्षरी भी मिल जाते हैं। मौलिक शब्द अधिकतर एकाक्षरी हैं। अब ये देखिए, बहुत से एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर जी ज्ञ ज्ञानी अक्षर है क्या? हाँ जी, देखिए कैसे कि इसको अगर मैं तोड़ूं तो ज और यहाँ से इसका उच्चारण है और इसमें अ की ध्वनि मिली है। तो देखिए इस स्वर के आधार पर जब ये दोनों व्यंजन इससे मिले तो ये क्या कहलाया? अक्षर। तो कितने अक्षर हुए यहाँ? एक अक्षर हुआ। तो बात क्लियर हो गई। एक बार और समझ लेते हैं भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार कि अक्षर क्या है। कि अक्षर वह है जिसकी धुरी स्वर हो, अर्थात जिसमें एक स्वर अवश्य शामिल हो, वही क्या है? अक्षर है। उससे पहले व्यंजन हो या ना हो, उससे पीछे व्यंजन हो या ना हो, उससे आगे एक से अधिक व्यंजन हो या ना हो, उसके पीछे एक या एक से अधिक व्यंजन हो या ना हो, तब भी वही क्या कहलाएगा? अक्षर ही कहलाएगा। तो स्वर स्वतंत्र रूप से भी अक्षर है, उसके साथ व्यंजन एक से अधिक शामिल हो जाएं तब भी वो अक्षर है। तो बात समझ में आई? तो अब यहां पर हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि अक्षर असल में है क्या है। ठीक, चलिए मैं बिगाड़ दूं, अच्छी तरीके से आपकी समझ में यहां तक बात आ गई होगी। चलिए, तो अक्षर के लिए मैं आपको जो हमारा पूरा निष्कर्ष है उसके लिए मैं 3-4 पॉइंट आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, सभी स्वर क्या हैं? अक्षर भी हैं और वर्ण भी। अक्षर व वर्ण है। सभी स्वर अक्षर भी हैं और वर्ण भी हैं, और ध्वनि तो है ही भाई। ध्वनि तो वही है जो हमारे मुख से उच्चारित हो। दूसरी बात, सभी व्यंजन वर्ण हैं, परंतु स्वर से मिलकर अक्षर बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जिसका लिखित क्षरण ना हो। एक बात में अगर आपसे कोई पूछे वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, इन दोनों बातों को बता देना, बात क्लियर, खत्म। जिसका लिखित खंड ना हो या लिखित क्षरण ना हो, क्षरण ही लिखिएगा, क्षरण ना हो, अरे क्षरण ना हो, ठीक, वो क्या है? वर्ण। और जिसका मौखिक क्षरण ना हो, क्या है? अक्षर है। बात चारों आपकी समझ में आई? ठीक, प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती, प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं होता, ये बात आपकी समझ में आई? इसको एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे प्रत्येक ध्वनि का मतलब कि हमारी हिंदी में न्यह, म्यह और लेह, ये 3 ध्वनियां शामिल तो हैं,
तीन ध्वनियां शामिल तो हैं, लेकिन इनके लिखने के लिए कोई वर्ण नहीं है। तो ये ध्वनि तो है लेकिन वर्ण नहीं है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है। और प्रत्येक वर्ण ध्वनि नहीं है, वो प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं है। जैसे ये क है, ये वर्ण तो है लेकिन अक्षर नहीं है। बात समझ में आई? इसको आसानी से, बहुत आप मेरे वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आए आप मैसेज में लिखिए, मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा। लेकिन आपके दिमाग में कोई भी संकोच नहीं रहना चाहिए कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया है। मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखे करिए। पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। और ठीक है, आप YouTube पर बहुत सारे हिंदी चैनलों पर घूम के आते हैं, बहुत सारे हिंदी चैनलों को देखते हैं। एक बार मेरे को भी देखकर देखिए, मैं आपको केवल वही पढ़ाऊंगा जो प्रमाणित होगा। ठीक, मैंने ऐसे ही हिंदी व्याकरण की 10-15 पुस्तकें नहीं पढ़ रखी हैं। ठीक है, 10-15 पुस्तकें से ज़्यादा ही मैंने व्याकरण की पुस्तकें पढ़ी हैं, और वो भी प्रमाणित पढ़ी हैं। भाषा विज्ञान भी पढ़ ही रहा हूँ। मैं YouTube पर ऐसे वीडियो नहीं बनाता कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है मैं वो आपको ना पढ़ाऊँ। देखिए, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, स्वतंत्र रूप से आपसे मैं सीधे बोल दूंगा मुंह पर कि मुझे ये नहीं आता। मेरा काम बच्चों को मूर्ख बनाना नहीं है। बहुत सारे, आपको नाम में किसी का भी नहीं लूंगा, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं। ठीक, क्रिया पढ़ाते हैं, उल्टा सीधा क्रिया पढ़ा दी और बच्चों को बता दिया कि सकर्मक ये है, अकर्मक ये है, एक बार में काम खत्म। 10 मिनट में आप सीखिए क्रिया, 5 मिनट में क्रिया सीखिए, 5 मिनट में वर्णमाला बनाइए। उनके वो बताते हैं ध्वनि, वर्ण और अक्षर एक ही चीज होती है। हम मानते हैं ध्वनि, वर्ण और अक्षर एक ही चीज होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लिपि है वो अक्षरिक लिपि है, हम अक्षरों के आधार पर लिखते हैं। ठीक, जैसे क्षेत्र है, हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई, तो इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, एक ये है, एक ये है। कितने अक्षर हैं? एक और एक ये, 2 अक्षर हैं। लेकिन अगर हमारी वर्णात्मक लिपि होती तो इसको लिखना बहुत लंबा हो जाता, जैसे KSHETRA, कितना बड़ा हो जाता। तो प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखने से अच्छा क्या है कि वर्णों को मिलाओ, अर्थात व्यंजनों को मिला के उसको आधार दे दो स्वर का, और उसको क्या बना लो? अक्षर बना लो। व्यंजनों को जोड़ो और आधार दे दो स्वर का, तभी वो क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। या एक व्यंजन लो और एक स्वर लो और क्या बना दो? अक्षर बना दो। ठीक, तो यहाँ एक अक्षर ये बन गया, एक अक्षर ये बन गया, तो कितने हो गए? 2 अक्षर हो गए। ठीक है, अब कभी पूछ लेता है कि राम में कितने अक्षर हैं। अगर राम की बात करी जाए तो देखिए, मैंने आपको बताया उच्चारण के आधार पर ये एक अक्षरिक है, क्योंकि यहां पर आ से ही इस रा का उच्चारण हो रहा है और इस मां का उच्चारण हो रहा है ना। ठीक, चलिए। अरे हाँ, एक चीज तो रह गई, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर, देखिए एक चीज तो रह ही गई कि अक्षर के बारे में मैंने बताया, लेकिन अक्षर कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं बताया। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बदाक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर। ठीक, बदाक्षर क्या होता है वो समझिए। बदाक्षर होता है कि जहां अंत में व्यंजन हो, वो क्या कहलाते हैं? बदाक्षर कहलाते हैं। जैसे राम, यहां देखिए क्या है, इसका अंत किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बदाक्षर कहलाएगा। ठीक, इसी तरीके से काम, रात, ये क्या है? बदाक्षर है। और मुक्ताक्षर क्या होता है कि जहां अंत में स्वर हो, वो क्या कहलाते हैं? मुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से अगर मैं स्वर लिख दूं तो ये भी क्या है? मुक्ताक्षर है, क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक, काका, मामा, ममता, ठीक, ये क्या है? आपके मुक्ताक्षर है। और मात्राओं से भी कोई समाप्त हो जाए, जैसे बड़ी है, छोटी है, ये सभी क्या है? मुक्ताक्षर है। और बदाक्षर क्या होते हैं कि जिन अक्षरों का अंत किससे हो? व्यंजन से हो। ये कितने अक्षर माने जाएंगे? इसमें एक ही अक्षर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, संभवतः आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। नहीं समझ में आया है आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए,
ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम वर्णमाला से संबंधित बात करेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।